हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स। स्वागत है आप सभी का कैरियर गोल्स पर। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि सूरत हाल आज कुछ अच्छा नहीं है। लाइट नहीं आ रही है एक तो यहाँ पे, और लाइट नहीं आ रही है तो वो रिकॉर्डिंग में बहुत डल दिखाई देगा, इसलिए आज मैंने वीडियो को नहीं रखा है। सेशन में कोई कमी नहीं होगी, मस्त देखना तुम लोग, लेकिन उसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। एक एक फ्रेंड को भी बोलोगे तो भी हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, खैर मेरी और आप सबकी मेहनत जो है दिख रही है और हम ग्रो कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पेपर 1 यूनिट 1 में आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था सोशल चेंज, ठीक है, एंड सोशल कंटिन्यूटी। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। बच्चों के अभी कुछ कुछ आंसर्स आए हैं, ठीक लिखा है कुछ लोगों ने थोड़ा सा और कोशिश करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने डेटा थोड़ा और बढ़ाया है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो ये तो थे कल के कमेंट्स जो आपके लेक्चर नंबर 1 पे थे, ठीक है। लेकिन लेक्चर नंबर 2 पर भी थोड़े से कमेंट्स आए, उनको एक बार ही देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 पे नीरज राजपूत जी कह रहे हैं कि मैम जैसे आपको पता है कि सोशियोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल है, कोई जीएस सब्जेक्ट नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि जिसका व्यू बेस बहुत हो, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के बच्चे देखते हैं। तो क्या आप कम व्यू आने पर भी कंप्लीट करवाएंगी? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया है और डेफिनेटली ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, डेफिनेटली, ठीक है, कंप्लीट करवाया जाएगा। बस बशर्ते 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 सिर्फ यही है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोग ग्रो, ठीक है, आप लोग इस चैनल की ग्रोथ के साथ जुड़े रहें, ठीक है, और आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप वो बताएं। अगर कहीं डाउट है तो डाउट भी आप पूछें, ठीक है। बाकी मेरी गुरु दक्षिणा यही है, जिस दिन आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या आपकी लाइफ में आप जो भी करेंगे उसमें अगर मेरा कुछ भी योगदान होगा, अगर आप उस चीज़ का क्रेडिट मुझे देंगे तो मेरी गुरु दक्षिणा बस वही है, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़ी मेरी मेहनत भी ज़्यादा हो रही है, तब की तब देखी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, आई हैव नो वर्ड्स। बिल्कुल, इतने सारे वर्ड्स लिखने के बाद भी अगर नो वर्ड्स हैं तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तो सभी के लिए धन्यवाद है साहब। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये यूनिट 1 थी, है ना। पीपीटीज में थोड़ी सी चेंज करते रहूँगे, मटेरियल वही रहेगा। जैसे पहले बारे में मैंने थोड़ा अलग ब्लैक स्क्रीन थी, आज मैंने वाइट थीम रखी है, जिससे कि हम काफ़ी सारे कलर्स को यूज़ कर सकें और आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं। मॉडर्निटी क्या होती है आज हम डिस्कस कर लेंगे। यूरोप में कैसे आई वो डिस्कस करेंगे। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, वाई यूरोप, यूरोप में ही क्यों? ठीक है, हम जब सोशियोलॉजी पढ़ना शुरुआत करते हैं तो हम यूरोप की चर्चा ही क्यों करते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपडेट किया है स्लाइड्स को और अपने कुछ कंटेंट को भी अपडेट किया है, तो ये अपडेटेड कंटेंट है। ये आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैनल पे जो वीडियोस हैं वहाँ पर ये सब नहीं मिलेगा। तो सेशन के साथ जुड़े रहेंगे। आज का सेशन थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे। इस यूनिट में जो सिलेबस है वो तो ये है आपका, लेकिन हम कवर क्या करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी, नोट्स बेटा आपको तभी मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने रनिंग नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या ना आए। समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो आवाज़ में वज़न मेरा अभी भी उतना ही है, भले ही आप मेरी सूरत नहीं देख पा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो आज मैं आपको मीनिंग करवाऊंगे, ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ये कराऊंगे। स्कोप हम बाद में करेंगे, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आज बताऊंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगे, कैसे कैसे सोशियोलॉजिकल थॉट्स आई। आज की क्लास में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारी बुक्स के नाम, ठीक है, जिन्होंने सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की शुरुआत में अपना योगदान दिया, और काफ़ी सारे थिंकर्स के नाम। अब ये थिंकर्स एंड देयर बुक्स
चुपचाप से रनिंग नोट्स बना के लिखते रहना, ठीक है। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे, वो हम अगले सेशंस में करेंगे जब हमारा ये इमरजेंसी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप हम कर रहे थे सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोशल चेंज क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ एडिट करके लिख दिया है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को हम सोशल चेंज कहते हैं। ये कंटिन्यूअस है और ये यूनिवर्सल चेंज होता है। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। हर सोसाइटी चाहे कैसी भी हो वो सोशल चेंज के अंतर्गत जाती ही जाती है। हो सकता है कहीं परिवर्तन जल्दी आ जाए, कहीं परिवर्तन देर से आए। जैसे यूरोप में ही क्यों, उसका एक कारण ये भी है कि यूरोप में सोशल चेंजेस सबसे पहले आए, ठीक है। यूरोप में जो सोशल चेंजेस आए वो 16वीं शताब्दी के बाद से ही आने लगे, ठीक है। इवन आप कहेंगे 14th और 15th सेंचुरी से ही शुरू हो गए थे। तो और जबकि भारत में आप बोलेंगे तो मैम यहाँ तो अभी तो दिल्ली सल्तनत चल रही है, अभी तो मुगल काल शुरू होगा। समझे कि नहीं समझे? तो सोशल चेंजेस जहाँ पहले आते हैं वो बाकी की जगहों को क्या करते हैं, बाकी दुनिया को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल चेंज माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे, मीज़ो पे भी होता है, और मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है। ये मैंने कल नहीं बताया था, ये हर स्तर पे हो सकता है। छोटे से छोटा सोशल चेंज हो सकता है और बड़े से बड़ा सामाजिक बदलाव भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे बेटा? ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टेलीग्राम में कुछ लिंक शेयर करे हैं सोशल चेंज से रिलेटेड, एक पीपीटी है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। टेलीग्राम को आज जरूर से विजिट करें। और जिन लोगों को टेलीग्राम का चैट ग्रुप नहीं पता है भैया, टेलीग्राम के चैट ग्रुप का लिंक भी आज डाल दूंगे, ठीक है। चैट ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। और एक दूसरे की मदद करें जरा जुड़ने में। अब हर कोई मेरे को बोल रहा है कि हमें जुड़ने में दिक्कत आ रही है। आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन करें, सबसे पहला काम आपका वो होना चाहिए, ठीक है। आज के टॉपिक के लिए आप क्लास 9th भी पढ़ेंगे, क्लास 9th की हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे जिसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा और क्लास 9th के, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोशल चेंज की। तो सोशल चेंज कानून में बदलाव के साथ भी आ सकता है। सोशल चेंज क्या है? जब आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर किसी सोशल ऑर्डर में चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन सोशल ऑर्डर, समाज में एक ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है। और जैसे आप कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ मतलब कानून और ऑर्डर मतलब व्यवस्था। तो एक सामाजिक व्यवस्था बनी होती है, उस सामाजिक व्यवस्था में चेंज होना, ठीक है, वो सोशल ऑर्डर में चेंज होना सोशल चेंज कहलाया जा सकता है। अगर लॉ में भी चेंज हो रहा है तो भी वो सोशल चेंज कहलाया जाएगा, ठीक है। तभी लीगैलिटी मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? तो जब कोई सोशल चेंज होता है तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी बदलता है। लोग किस तरीके से समाज में सोशलाइज हो रहे हैं वो तरीका भी बदलता है। इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल एक एक्टिव मेंबर है। इंडिविजुअल, हमें यही कहना है ना, हम ये कहेंगे कि when there is a social change, the process of socialization also changes accordingly. Individual who is an active member, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। इंडिविजुअल जो है क्या होता है? एक एक्टिव मेंबर होता है, किसका? सोसाइटी का, ऑफ दी सोसाइटी। और जब इंडिविजुअल सोसाइटी का एक्टिव मेंबर है तो ये क्या बन जाता है? यही इंडिविजुअल एजेंट बन जाता है, एजेंट ऑफ, ठीक है, एजेंट ऑफ सोशल चेंज। यही सोशल चेंज को आगे लेके जाता है। अच्छा, एजेंट तो बनता है मैम, और क्या बनता है? ये टारगेट भी बनता है। टारगेट एंड एजेंट बोथ बनता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति चेंज को आगे लेके जा रहा हो सकता है कोई व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है क्या कर रहा हो, अपने आप में बदलाव ला रहा हो, तो वो टारगेट भी कहलाया जाएगा और वो एजेंट भी कहलाया जाएगा। समझे? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिखिएगा, ठीक है। व्हेन देयर इज अ सोशल चेंज, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड द इंडिविजुअल हु इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी becomes an agent and the target as well of social change. तो इंडिविजुअल क्या लाता है? इंडिविजुअल लाता है ब्रिंग्स द सोशल चेंज, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते, ठीक है। और इन्फ्लुएंस भी होता है, ब्रिंग्स द सोशल चेंज, एजेंट है क्योंकि चेंज लेके आ रहा है, एंड इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय द
बाई सच चेंजेस, इन्फ्लुएंस बाई सच चेंजेस, इसको कहेंगे टारगेट बन रहे। समझे कि नहीं समझे, है ना। अब चेंज किस तरीके के हो सकते हैं मैम, लाइक बिजनेस करने के स्टाइल में चेंज हो सकता है। पहले हम ऑफलाइन बिजनेस करते थे, ठीक है, ये कुछ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम ऑनलाइन काफ़ी मूव कर गए। स्टाइल ऑफ लिविंग, ये भी सोशल चेंज है, पहले अलग होते थे अभी अलग होते हैं। प्रोफेशन, कंडक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो किसी भी समाज को गाइड कौन करता है, रूल्स एंड बिलीव्स, रूल्स एंड बिलीफ, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एंड नॉर्म्स, ठीक है। रूल्स एंड बिलीफ क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, गाइड्स इंडिविजुअल। अभी मैं इंडिविजुअल इसलिए ले रही हूँ, कोई भी एक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल क्या है, यूनिट है सोसाइटी की, बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। इंडिविजुअल क्या है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। और जब आपको सोसाइटी समझ में आएगी तभी आप सोशियोलॉजी समझ पाएंगे, समाज समझ में आएगा तभी आप समाज शास्त्र को पढ़ पाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल कोई भी हो, एक रूल एक बिलीफ सिस्टम से चलता है। आपका कुछ और हो सकता है मानना, मेरा मानना कुछ और हो सकता है, आपके घर में कुछ और हो सकता है मेरे घर में कुछ और चल रहा हो। किसी के घर में पैट्रियार्कल सिस्टम होगा, किसी के घर में मैट्रियार्कल मात्र सत्तात्मक सिस्टम होगा। और यहीं से फिर हमारे बच्चों का सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन यहीं से आगे बढ़ता है। हमारे बच्चे भी यहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है स्लाइड्स में वो तो आपको पढ़ना ही है आगे, लेकिन ये चीज़ें और समझनी है। तो इन बिलीफ्स, इन रूल और इन बिलीफ्स को कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके घर में आपके क्या तौर तरीके चलते हैं, आपके रिश्तेदारों में क्या तौर तरीके चलते हैं, इनको कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि आपके रूल्स क्या हैं, तौर तरीके क्या हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है, क्या चीज़ें आप मानते हैं, क्या चीज़ें नहीं मानते। तो आपके बच्चों का सोशलाइजेशन भी उसी तरीके से होता है, बच्चे उसी तरीके से प्रभावित होते हैं। जो बच्चा घर में देख रहा होगा कि उसका फादर उसकी मदर को मार रहा है, वो लड़का भी बड़ा बन के उसके अंदर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फीमेल वो नहीं होगी, ठीक है। अगर बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ है तो हो सकती है, तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप लड़कों को ये सिखाओगे कि लड़कियां आपसे कम हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम में जो सिखाया जाता है, तो लड़कियां आपसे कम है, तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। तो आपके घर के रूल्स क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, वही आपके बच्चों को आगे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जितने भी डूज हैं और जितने भी डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं किसके, ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ऑफ सोसाइटी, यहीं से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, मतलब समाज में क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहीं से आपका सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो भी यहीं से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। कहते हैं ना लड़कियां बाहर नहीं जाती, हमारे समाज में लड़कियां बाहर नहीं जाती, तो ये समाज का डोंट है, ठीक है। समाज में बहुओं को ऐसे रहना चाहिए, ये समाज का क्या है, डू है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही बनता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहीं से जनरेट होते हैं रूल्स एंड बिलीफ, और ये गाइड करते हैं इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल क्या है, एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, और बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होने के साथ साथ हमारे बच्चों का भी सोशलाइजेशन वैसे ही होता है, समझे। और फिर ऐसे धीरे धीरे आते हैं सोशल। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे आएगा, ये तो हमारी समाज का क्या है, एक हमने समझ लिया कि हमारे समाज का ढांचा ये क्या है, बेसिकली हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। इसको आप लिख सकते हैं, मैम कल आपने बताया था कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, आज मैंने वो सोशल स्ट्रक्चर आपको क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इंडिविजुअल, यहाँ से लिखेंगे इंडिविजुअल बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, उसको गाइड करते हैं रूल्स एंड बिलीफ्स, वो रूल्स एंड बिलीफ मिलके बनाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताते हैं हमें क्या डूज हैं क्या डोंट हैं सोसाइटी के, और उन्हीं से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है हमारा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, समझे। ये हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है। अब समाज में चेंज कैसे आता है, सोशल चेंज क्या है, एक मैकेनिज्म है अल्टरेशन यानी कि बदलाव की, ठीक है। और
इसी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव की इस मैकेनिज्म को सोशल चेंज कहा गया है समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में। अब ये सोशल चेंज आपके कल्चरल सिंबल में भी हो सकता है, कल्चर में भी हो सकता है, आपके बिहेवियर में भी हो सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होगा तो इंडिविजुअल जो कि एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, आगे चल के वो डूज एंड डोंट बताएगा अपने बच्चों को। किसी सामाजिक व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज हो सकता है, और हो सकता है आपके पूरे वैल्यू सिस्टम ही बदल जाए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे हुए हैं, और समाजशास्त्रियों का मानना ये है कि सोशल चेंज के अलग अलग मॉडल होते हैं अलग अलग एकेडमिक फील्ड में। जैसे सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे तो सोशल चेंज 2 तरीके के होते हैं, वैसे ही अलग अलग आपके एकेडमिक फील्ड्स में अलग अलग आप मान सकते हो। सोशल चेंज 2 तरीके के कौन से होते हैं मैम? एक होता है बेटा इवोल्यूशनरी, यहां लिख लेना सोशल चेंज, इवोल्यूशनरी सोशल चेंज, ठीक है। और एक होता है रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज। इवोल्यूशनरी सोशल चेंज यानी कि जो इवोल्यूशन से आए, धीरे धीरे विकास के साथ आए, धीरे आए। रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज क्या होता है? रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज मतलब जो क्रांति के साथ आए, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा जो है बदलाव देखा गया फ्रांस की और यूरोप की पूरे के पूरे कल्चर में, पूरी की पूरी सोसाइटी में, ठीक है। इवोल्यूशनरी सोशल चेंज, रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज, अब इनको कहते क्या हैं? ये 2 टाइप हैं, ठीक है, और 2 तरीके के सोशल चेंजेस होते हैं बेसिकली। इवोल्यूशनरी वो है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ आए, ठीक है, शायद मैंने लिखा भी है, चलो ये तो सोशल कंटिन्यूटी है। इवोल्यूशनरी वो होता है, समझ लो बस, इसका पूरा का पूरा जो आपको मटेरियल है वो मिल जाएगा। इवोल्यूशनरी सोशल चेंज वो होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, टेलीग्राम में इसका कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, बहुत बड़े अंतराल के समय के अंतराल के बाद आता है, स्लो तरीके से आता है, वो होता है इवोल्यूशनरी। धीरे धीरे आता है, स्लो एंड ग्रेजुअली और लगातार आता है, ठीक है। ये थ्रू द इवोल्यूशन प्रोसेस है। ऐसे चेंजेस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होते, नॉट वेरी ड्रास्टिक। ऐसे चेंजेस बहुत ज़्यादा, तो आपको ना कल सोशल चेंजेस जो आपने लिखा था, मुझे लगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, इसको पढ़ोगे, लेकिन किसी ने वो चीज़ मतलब किसी ने नहीं लिखी, वो चीज़ मिस हो गई, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता रही हूँ। क्योंकि जब आपको सोशल चेंज भी लिखने को बोला जाए ना, आपके पास इतना कंटेंट हो लिखने के लिए, समझे कि नहीं समझे, और आप बेसिक तरीके से शुरू कर सको कि जी हमारे समाज की एक बेसिक यूनिट एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल क्या करता है? इंडिविजुअल हमारे समाज के द्वारा तय करे गए कायदे कानून से चलता है। कायदे कानून वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, कायदे कानून में हमें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, वो डूज और डोंट बनाते हैं, और फिर उसी से हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका समाज के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है एवोल्यूशन वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोशल स्ट्रक्चर। इस सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव कैसे आते हैं? तो बदलाव 2 तरीके के होते हैं। बदलाव कैसे आते हैं वो मैंने आपको बताया था, लेकिन बदलाव 2 तरीके के होते हैं, एक ड्रास्टिक, एक इवोल्यूशनरी, एक रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होते हैं, ड्रास्टिक होते हैं रिवॉल्यूशनरी, वो रातों रात बदलाव आने वाले जो, ठीक है। और यहाँ पर जो है लोगों की कंडीशनिंग होती है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग का मतलब वो शैम्पू वाला कंडीशनर होता है ना, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, धीरे धीरे और बेहतर बनाते जाने की व्यवस्था, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग होता है। लोग यहाँ पर सीखते हैं एडजस्ट करना, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट भी होता है, धीरे धीरे लोग एडजस्ट होते हैं, ठीक है। और जो चेंज है वो धीरे धीरे आता है। जैसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में आपने साड़ी नहीं पहनी होगी, ठीक है, और किसी ने भी, मतलब जनरली हम शादी से पहले उतना साड़ी नहीं पहनते, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही जो है हमें साड़ी पहननी पड़ती है, मान लीजिए। तो जब हम बड़े होते हैं, 20, 22, 23 साल के होते हैं, तो हम धीरे धीरे साड़ी पहनना शुरू करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। ऐसा नहीं है ना कि शादी से 1 दिन पहले तक भी कभी साड़ी नहीं पहनी और अगले ही दिन साड़ी पहननी थी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शादी से पहले लाइक स्कूल्स में सलवार कमीज पहनते हैं, तो ये क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं, ये तो एक जनरल सा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मान लीजिए कि उड़ीसा की एक, पता है उड़ीसा की एक, मैं आपको एक हिस्ट्री बताती हूँ, केस हिस्ट्री, या आपको वैल्यू सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर बताती हूँ। उड़ीसा के अंदर इन पास्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन पास्ट उड़ीसा के अंदर
जो लड़कियां हैं, ठीक है, उड़ीसा के अंदर जो लड़कियां हैं, गोइंग टू ब्यूटी पार्लर्स और लिपस्टिक लगाना, लिपस्टिक्स, ठीक है, और गोइंग टू ब्यूटी पार्लर, ये टैबू माना जाता था। समझ रहे हो, एक टाइम पर उड़ीसा के अंदर ये टैबू माना जाता था, और ये बात है करीब करीब आपके 1960s की, ठीक है, और ये कुछ डिकेड्स पहले की ही बात है। ये एक टैबू होता था, मतलब यार कि ये तो नहीं करना है, ये हमारे हमारे अच्छे घराने की लड़कियां, अच्छी लड़कियां ये नहीं करती हैं। और नाउ आज की डेट में, आज की डेट में क्या है मैम, आज की डेट में जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग सब जाते हैं, उड़ीसा के अंदर भी जाते हैं, ठीक है। कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं, दे यूजुअली गो टू पार्लर, ठीक है। तो समझे क्या है, ये क्या है, बदलाव आया है, ठीक है। मैनी विमेन टीचर गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ मेकअप्स एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड टैबू नाउ। अब उसको टैबू नहीं कंसिडर करते। तो ये क्या है, सोशल चेंज है। बात करें अगर हम रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की, ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस बहुत ज़्यादा क्रांति के साथ आते हैं। अब देखो, बदलाव किसी भी तरीके से आ सकता है। आप एक समाज से, एक व्यक्ति कहीं निकला और दूसरे समाज में गया, तो वहाँ जाके उसने कुछ बदलाव देखा कि यार देखो, ये लोग तो इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अपनी वाइफ को बाहर खाना खिलाने भी ले जाते हैं, हम तो गांव में कुछ नहीं कर पाते, हम तो गांव में घर में बैठ के साथ में खाना नहीं खा पाते हस्बैंड वाइफ। तो जब वो बाहर से देख के आया, किसी शहर में किसी गांव का बंदा गया और वो देख के आया, तो उसने जाके देखा कि यार ये अच्छा है। तो अब वो अपनी पत्नी को यदि लेके आएगा शहर, तो क्या करेगा, उसी तरीके से रहने की कोशिश करेगा। तो ये है कॉन्टेक्ट विद अदर सोसाइटीज। दूसरा, चेंज इन दी इकोसिस्टम, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के लॉस की वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं समाज में, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, उसकी वजह से समाज में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके के। समझ रहे हैं भाई साहब, नहीं समझ रहे? और अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, प्लीज़ आप बताइएगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। जब रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की बात करते हैं, तो जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, और उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने समाज को जो है एक नई दिशा दी, बदलाव की। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिवॉल्यूशनरी चेंजेस में, मान लीजिए मैं मशीनरी आई, तो मशीनरी ने काम जो है बहुत ज़्यादा आसान कर दिया लोगों का। फ्रिज आए तो मैं महिलाओं को क्या मिल गई, एक आसान तरीका मिल गया, ठीक है। महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन तीन टेक्नोलॉजी, एक मैम रेफ्रिजरेटर, एक मैम वॉशिंग मशीन, एक मैम कुकिंग गैस, एक मैम प्रेस के कपड़े, ठीक है, प्रेस, एक मैम क्या, फैन, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि रात रात भर पंखा जलते रहती थी बच्चों के लिए माएँ। और अब जो है क्या है, एक मैम इन्वर्टर, ये आपके सबके लिए। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग गैस, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी आई तो महिलाओं की लाइफ में चेंजेस आई तो समाज धीरे धीरे बदल गया। पहले लोग रात का खाना रख के सुबह नहीं खाते थे, अब लोग घर में फ्रिज में 3-3 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं आराम से। तो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस अपोजिट होते हैं। और व्हेन द चेंजेस इन द वेरियस सेक्टर ऑफ अवर सोशल सिस्टम अकर्स सडनली, इनको कहते हैं हम सडन चेंजेस। कौन से चेंजेस को? रिवॉल्यूशनरी चेंजेस को। तो ये होते हैं मैम सडन चेंजेस। ये बहुत ही आकस्मिक तरीके से आते हैं, ये ड्रास्टिक होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ आ जाते हैं। और ये ग्रेजुअल नहीं होते, ये अपोजिट हैं, अपोजिट टू इवोल्यूशनरी। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अपोजिट टू इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं ये। चेंज जो हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर आते हैं, ग्रेट एक्सटेंट पे आते हैं, छोटे मोटे बदलाव नहीं लेके आते ये, ठीक है। ये ऐसे चेंज होते हैं जो पूरे के पूरे होल सोशल ऑर्डर को बदल डालें, होल सोशल ऑर्डर को बदल डालें, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आपसे एक बात बताऊं,
इंडिया के इंडिपेंडेंस को, ठीक है, हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। और अमेरिका के को कहते हैं हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैम अमेरिका में जो हुआ ना वो बहुत ही सडन और बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही आकस्मिक तरीके से हुआ, जबकि इंडिया में ये हमारे 1857 से लेकर 1947 तक का करीब करीब कितने साल, ठीक है, करीब करीब कितने साल, अगर यहाँ से भी काउंट करो तो मैम हमारे 90 साल का, ठीक है, 90 साल का क्या है, ये हमारा स्ट्रगल है। इसलिए ये इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी है, ये धीरे धीरे आया। गांधी जी आए तो और तीव्रता मिली थोड़ी सी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि गांधी जी 1915 में आ गए तो 1916 में हमें आज़ादी मिल गई। अमेरिका के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया वो 1776 में हुआ और उसी साल देश आज़ाद हो गया इनका, इसलिए इनको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। फ्रेंच में भी रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा, फ्रेंच में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, जबकि भारत का है फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारा स्ट्रगल है, 90 साल का स्ट्रगल है। समझे कि नहीं समझे? तो इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी के बीच का अंतर आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते, सोशल कंटिन्यूटी मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है क्या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल कंटिन्यूटी सर्व करती है लिंक टू पास्ट। सोशल कंटिन्यूटी हमें बांध के रखती है हमने पास्ट से। अच्छा, दोनों ही चीज़, चाहे वो सोशल कंटिन्यूटी हो चाहे वो सोशल चेंज हो, दोनों ही रियलिस्टिक हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं। चेंज भी आते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी जड़ों से, अपनी रूट्स से आज भी बंधे हुए हैं, ठीक है। ये हमको अपने रूट से कनेक्ट करके रखती हैं, कनेक्ट्स टू अवर रूट्स। कंटिन्यूटी का मतलब है कि हमारे कुछ कायदे कानून, हमारी रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं अभी भी चलती हैं। और चेंज क्या है, बदलाव आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही होती हैं, कोई भी इमेजिनरी नहीं है, कोई भी आइडियल नहीं है, दोनों ही रियलिस्टिक है। अब बात करते हैं आगे, सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया इस पर। तो थोड़ा और कोशिश करिएगा अपने इसको आंसर को और अच्छे से फ्रेम करने की। 1-2 लिंक दूंगे आपको इन टेलीग्राम में ज़रूर से इन लिंक्स को पढ़ेंगे, सोशल चेंज वगैरह के बारे में है तो पढ़िएगा, उनको ज़रूर से देखिएगा। टेलीग्राम में आप एक्टिव रहिए एकदम से और ज़रूर देखिएगा उनको, फिर आप आंसर लिखने में आपको मदद मिलेगी। बात करते हैं 2 चीज़ों की कि मैम आपने बोला था ना यहाँ पे क्या, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप। सोशल चेंज हमको समझ में आ गए, सोशल स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव होते हैं वो हमको समझ में आ गया, बदलाव के बाद भी कुछ चीज़ कंटिन्यू रहती हैं वो हमको समझ में आ गया। अब बदलाव से पहले के समाज को कहते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, बदलाव के बाद के समाज को कहते हैं मॉडर्न, ठीक है। तो ट्रेडिशन क्या होता है पहले ये समझो, द बॉडी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में द बॉडी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव, यानी कि समाज के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, समाज की वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है, बिलीव्स क्या हैं, दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जनरेशन से जनरेशन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर से चल रही है, ग्रैंड फादर पे आई, ग्रैंड फादर से फादर पे आए, फादर से तुम पे आए, ठीक है, माँ, इस तरीके से जो जनरेशन से जनरेशन जो ट्रेडिशन, जो प्रैक्टिस, जो बिलीफ आगे सरपास होते रहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ट्रेडिशन, ठीक है। ऑफन बाई वर्ड ऑफ माउथ, चाहे वो आपको सिखा के किए जा रहे हों, मुंह से बोल के, चाहे आपके बिहेवियर में हो, दैट आर इंट्रीगल टू, ये आपके खुद के बच्चों के सोशलाइजेशन में भी ये रहेंगे, ठीक है। जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओगे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड दैट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, सोशल कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। तो सोशल कंटिन्यूटी आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। सोशल कंटिन्यूटी में क्या होता है, हमारे ट्रेडिशंस ही तो पास डाउन होते हैं ना, हमारे ट्रेडिशन ही तो क्या होते हैं, हमारे बाप दादाओं से, हमारी पुरखों से, हमारे एंसेस्टर से हमको मिलते हैं। फिर तो ट्रेडिशन हमारे क्या शो करते हैं, सोशल कंटिन्यूटी को शो करते हैं, ठीक है।
और मॉडर्नाइजेशन क्या शो करता है, सोशल कल्चर को शो करता है। बेटा आज तो पंखा एसी कुछ नहीं चल रहा है, भयंकर तबाही मची हुई है गर्मी की, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे सोशल चेंज आते हैं। देखो इसमें आपको कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको सोशल चेंज देखने को मिल रहा है। इस सोशल चेंज से क्या होता है, समाज के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं क्या, बदलाव, नई नई चीज़ें समाज जो है एडॉप्ट करने लगता है। एडॉप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपीयरेंटली मोर एडवांस सोसाइटी। तो क्या होता है कि ज़्यादा एडवांस सोसाइटी कम एडवांस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अर्बन सिटीज़, मतलब अर्बन जो हैं रूरल को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। पहले कहाँ गांव में फ्रिज वगैरह होते थे, अब गांव में फ्रिज भी है, अब गांव में टीवी भी है, टाटा स्काई भी है, इन्वर्टर भी है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से जब शहरों में देखा कि हाँ भाई यहाँ तो बिना लाइट के भी इन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या है आप आराम से फिर भी पंखे में बैठे रह सकते हो। तो मोर एडवांस सोसाइटी लेस एडवांस सोसाइटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे आजकल वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारा, वेस्टर्नाइजेशन। ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, ये हमारा मॉडर्नाइजेशन है। अब ये जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कंट्री से। तो वेस्टर्न कंट्रीज आर द मोस्ट एडवांस सोसाइटी जो कि लेस एडवांस सोसाइटी को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और यहाँ पर होते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि आपका समाज बनता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और फिर अपनी कल्चरल लाइफ में आपका खाना पीना रहना सहना, ठीक है, लिविंग सब कुछ आ जाता है, कपड़े पहनना नहीं पहनना, ठीक है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये सब आ जाती हैं, समझे कि नहीं। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस करता है मोर एडवांस सोसाइटी लेस एडवांस सोसाइटी को, और फिर धीरे धीरे क्या है। अब देखो गांव के अंदर अगर आप नए नए सीरियल्स देखोगे, पहले तो नेशनल DD1 DD2 आता था, अब क्या है पहले DTH आया, अब टाटा स्काई आ गया, एयरटेल आ गया, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें आ गई। अब क्या है जितने आपके पास में अब दुनिया आपके टीवी पे है, दुनिया आपके टीवी पे, आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं हो गए, कब तक नहीं होगे। गांव में जो महिला साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहनती थी, अब वो सूट पहनने लग जाएगी। ऑब्वियसली जीन्स पहन के नहीं घूमेगी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी भी कहीं ना कहीं अपना काम करेगी, क्योंकि उनका ट्रेडिशन है कि भैया महिला घर में गांव में जीन्स पहनेगी, वो भी शादीशुदा। तो वो तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप सूट पे आ जाओगे, तो बदलाव होगा। तो आज ये बदलाव साड़ी से सूट पे हुआ है, कल को हो सकता है आगे आने वाले समय में ग्रेजुअल चेंज एवोल्यूशनरी होने की वजह से हो सकता है आगे आने वाले 20-30 साल में महिलाएं भैया घर में जो है आराम से जीन्स पहने, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात है एडॉप्टेशन की कि आपकी सोसाइटी उसको एडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। डिफ्यूजन की दो मेन चीज़ है यहाँ पे, एक तो समाज में वो बदलाव डिफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जैसे कि मैम पानी के अंदर रसना डालो तो वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है, नारंगी नारंगी बन जाता है, और दूसरा आप उसको एडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तो ये डिफ्यूज़न और ये एडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी सोशल चेंज के लिए। तो सोशल चेंज के लिए दो चीज़ें कौन सी ज़रूरी है, एक समाज के अंदर डिफ्यूज़ होना, एक एडॉप्ट होना। सोशल चेंज आते कैसे, इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी, समझे कि नहीं समझे। और सोशल चेंज से पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, सोशल चेंज के बाद में मॉडर्न सोसाइटी हो जाती है। पहले से कंपैरेटिवली मॉडर्न, जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही एकदम मतलब आप रैंप वॉक करने जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है गांव में सीधा आप चेंज हुए तो सीधा रैंप वॉक, कंपैरेटिवली जो है मॉडर्न हो जाते हो आप पहले से ज़्यादा। तो सोशल चेंज का नेचर और कंटिन्यूटी क्या है चेंज की, कि चेंज जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एवोल्यूशनरी चेंज होते हैं या ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि रिवॉल्यूशनरी चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव को रिवॉल्यूशनरी भी बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी क्या करती है, कंटिन्यूटी बदलाव नहीं आने देती। कंटिन्यूटी कहती है कि भैया नहीं, अभी अगर बदलाव आ रहे धीरे धीरे, मतलब एक साथ नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। रजिस्ट करती है ये चेंज को। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि आप अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ा के चलें, तो ये बदलाव को आने से रोकेगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस करते हैं, कंटिन्यूटी और चेंज दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी समाज के डेवलपमेंट को। भैया जरूरी चेंज जो हैं, जो नेसेसरी चेंज है वो तो आने चाहिए, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें आपकी अच्छी हैं वो कंटिन्यू भी रहनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी, और कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज आना चाहिए क्या कंटिन्यूटी, तो इतनी तो समाज में मनुष्य क्या है, एक बौद्धिक स्तर पे काफ़ी डेवलप्ड इंसान है, तो समाज में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को दोनों ही चीज़ें क्या हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं,
ठीक है। कंटिन्यूटी भी इन्फ्लुएंस करती है और चेंज भी इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो, मीजो और मैक्रो लेवल पे। इम्पैक्ट आपका मॉडर्नाइजेशन का और वेस्टर्नाइजेशन का, ये सोशल और कल्चरल दोनों ही तरीकों से पड़ता है और यही जो है इम्पैक्ट लेके आता है चेंज इन दी सोसाइटी। ठीक है। अब काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि यहाँ से जुड़ी हुई हैं सोशल चेंज से। आगे चल के जब हम थिंकर्स और थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ेंगे तो सोशल चेंज से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और रेजिस्टेंस ऑफ चेंज यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि कौन बदलाव नहीं आने देना चाहता, वो भी हम पढ़ेंगे विद इन द सोसाइटी। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले समाज के स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए, तो सबसे पहला चेंज जो है स्ट्रक्चरल चेंज होगा विद इन सोसाइटी। फिर जैसे ही स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आने के लिए क्या चाहिए आपको, एजेंट चाहिए। एजेंट का काम कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा। इंडिविजुअल उस चेंज का टारगेट भी बनेगा, उस चेंज को आगे भी लेके जाएगा। प्रोसेसेस एंड एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। और तीसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये जो चेंज है, ये चेंज किस तरीके, किस आगे कहाँ लेके जा रहा है आपको, कंस्ट्रक्टिव चेंज है यानी कि विकास की तरफ लेके जा रहा है, या फिर डिस्ट्रक्टिव, बदलाव तो कैसा भी हो सकता है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी थी, कौन सी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। ठीक है। समाज के ऊपर बहुत ही बड़ा, मतलब आप स्टडी आप देखें तो उस मूवी की करेंगे, आपकी सोशियोलॉजी से काफ़ी रिलेट करती है वो मूवी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसमें कुछ लोगों का मानना है कि घर के अंदर टॉयलेट होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज, बदलाव आना चाहिए। कुछ लोग समाज के अंदर हैं जो कह रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपकी जनरेशन से ऊपर की जनरेशन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये डिस्ट्रक्टिव है, हमारे धर्म का नाश हो जाएगा, हमारा धर्म मलिन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो चेंज कैसा भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए कोई सेम चेंज, जैसे टॉयलेट, टॉयलेट जो है किसी एक व्यक्ति के लिए कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है। जो महिला है उसके लिए तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनके लिए, उनको लगता हो कि ये डिस्ट्रक्टिव चेंज है। ठीक है। बात तो वही एक टॉयलेट की है जो कि होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, समझे कि नहीं। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ चेंज कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो है, ये इवोल्यूशन से आएगा या रिवॉल्यूशन से आएगा। वैसे उस पूरी मूवी में शुरुआत में ये कोशिश करी गई कि इवोल्यूशन से आए, प्यार से मान जाएं। ठीक है। बनाने की भी कोशिश करी गई, जागृत करने की, लोगों को चेतना जताने की भी कोशिश करी गई, लेकिन बाद में वो टॉयलेट बना किससे, रिवॉल्यूशनरी चेंज से। ठीक है। जब आप देखेंगे कि वहाँ पर वो मियाँ बीवी का जो केस है वो डाइवोर्स तक पहुँच गया। ठीक है। तो बाद में वो रिवॉल्यूशनरी चेंज की वजह से आया। तो या तो इवोल्यूशन से आएगा, राजी राजी आएगा, जैसे मम्मी समझाती थी ना बचपन में, बेटा राजी राजी मान जा, नहीं तो गैर राजी भी मानेगा, यानी कि या तो तू मेरे से मान जा, नहीं तो फिर पापा तो हैं डंडे से मनवाने के लिए। तो इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी, समझे कि नहीं समझे। तो की फीचर्स जो थ्योरीज हैं, जो हम सोशोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ेंगे आपके सोशल चेंज की। अभी भी देखो एक टॉपिक, ठीक है, मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो पढ़ेंगे। तो इतना तो अपने को, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि 150 नंबर आपको, मतलब 150 वर्ड्स का आपको लिखना है। तो आपके कुछ बच्चों को लगा होगा कि मैम कल आपने कम ही पढ़ाया, कैसे मतलब 150 वर्ड्स लिख पाएंगे। आज लग रहा है ना, आज मैम 150 क्या 300 वर्ड लिख देंगे। आज अगर हमें सोशल चेंज के ऊपर ऐसे भी लिखने को आ गया ना, तो हम सोशल चेंज के ऊपर ऐसे भी लिख डालेंगे। 2-4 हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये भी क्या है, सोशल चेंज को ही दर्शाती हुई मूवी है। क्या है कि गांव के अंदर टॉयलेट होना चाहिए। पहले समाज क्या है, सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, कहता है कि नहीं भाई घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है, ये सोशल चेंज को दिखा रहा है। तो इनके लिए कुछ थ्योरीज हैं। पहली जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी है और इंटरएक्शनलिस्ट थ्योरी है। जिस दिन ये थ्योरीज पढ़ाऊंगे मैं, उस दिन वापस से हम सोशल चेंज को उठा के लाएंगे और वापस से चर्चा करेंगे कि कौन सी थ्योरी किस तरीके से कहती है कि सोशल चेंज क्या है। समझ गए कि नहीं समझे। तो इसको अभी ध्यान में रखना। सोशल चेंज लग रहा बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे भी इसका आपको योगदान मिलेगा ही मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। तो अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। ठीक है, इतना समझने के बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी क्या है।
सोशियोलॉजी एक शब्द है जिसको हमने लैटिस भाषा के एक शब्द सोसाइटस से लिया हुआ है। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से मिला है सोसाइटस और लॉगस, सोसाइटस और लॉगस, ठीक है। लॉगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है, वहाँ से ये शब्द आया है सोशियोलॉजी। इस शब्द को सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने कॉइन किया। अगस्त कॉम्टे, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये नाम दिया था, नाम उन्होंने ही दिया था, लेकिन इस नाम को यूज़ करने वाला, इस नाम को यूज़ करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति जोसेफ इमैनुअल थे, ठीक है, जोसेफ इमैनुअल। इनके बारे में भी बताऊंगे। अब देखो, पहले हम ऐसे थे, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम धीरे धीरे इंसान बने, हमको अकल आई। तो पहले हम जानवरों को ही मार के खा जाते थे, फिर हम पेड़ पौधे भी खाने लगे, फल फूल भी खाने लगे, ठीक है। सोशियो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हम सोशियो इरेक्टस बने। फिर हम थोड़े से होमोसेपियंस की तरफ आए, होमोसेपियंस से हम होमोसेपियंस आ गए। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा हुआ, उससे फिर सुर बने हमारा हो गया, ठीक है। पहले इन दोनों ने शादी करी तो ये हुए, ये भी कहीं से आई होंगी, इनके भी माँ बाप होंगे। फिर इन दोनों ने शादी करी तो ये हुए, ये हुए, ये हुए, नन्हे मुन्ने। तो इसको कहते हैं हम सोशल एवोल्यूशन। ये नितिन सांगवान की किताब से लिया है मैंने इमेज, ठीक है, आप नाम भी देख पा रहे होंगे। सोशल एवोल्यूशन कि समाज जो है ना, धीरे 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 समाज की अपनी एक गति होती है, ये इवॉल्व होता रहता है। और जब ये इवॉल्व होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी के बारे में कहते हैं कि मैम सोशियोलॉजी इज द न्यूएस्ट सोशल साइंस, कि ये जो सबसे नई सोशल साइंस में से एक है। लेकिन समाज तो मैम बहुत पुराना है ना, क्योंकि सोशल साइंस सबसे न्यूएस्ट, वन ऑफ द न्यूएस्ट है। वन ऑफ द न्यूएस्ट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर बहुत छोटा है, ठीक है। इसका स्कोप जो है समाज से ही रिलेटेड है। इसको मैम हमने एज अ सब्जेक्ट पढ़ना जो है अभी अभी कुछ 200-300 साल पहले हमने शुरू किया एज अ सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। उससे पहले तो हमने इसको एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ा ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर नहीं था तो समाज नहीं था। समाज तो मैम अरसों से, सदियों से, ठीक है, समाज तो युगों युगों से जो है चल ही रहा है। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट नया है, समझे कि नहीं। तो वन ऑफ द न्यूअर एकेडमिक डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी। ओरिजिन ऑफ द नेम हम देखेंगे, ओरिजिनेट हुआ एज द एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं मैं आपसे। अगस्त कॉम्टे ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 ये 19th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि 1850 के आसपास एज अ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि कोई भी अगर आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर कि तुमको पढ़ना क्या है, ठीक है। एक तो आपका सब्जेक्ट मैटर आपको पता होना चाहिए कि भैया आपको पढ़ना क्या है, और दूसरा होना चाहिए मैम उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज क्या हैं, तभी तो आपका कोई सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? साइंटिफिक मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी पॉल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, दो चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट के लिए होने के लिए ज़रूरी हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन तभी बनता है जब आपके पास एक सब्जेक्ट मैटर हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि क्या आपको, मतलब व्हाट टू स्टडी। सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट टू स्टडी, ये आपको बताता है कि हमको क्या पढ़ना है। व्हाट टू स्टडी ये पूछेगा कि भैया हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। और साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज आपको बताएंगी कि हाउ टू स्टडी, आपको पढ़ना कैसे कैसे। खैर इस पे हम चर्चा करेंगे अभी आगे काफ़ी, ठीक है, आगे के सेशंस में आपकी चर्चा। ये पहला चैप्टर जो है मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़, जिससे कि आपका डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपको लगे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, फ्री में ऐसा पढ़ने के लिए मिल रहा है। ये तो किसी पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। और हाँ, हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हैं। तो समाज तो मैम बहुत पहले से है, युगों युगों से समाज चल रहा है, लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट यंगेस्ट साइंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर और उसको पढ़ने का तरीका क्या है वो हमको 1850 या उस समय के आसपास पता चला, और धीरे धीरे तब लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन शुरू किया। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे डिसिप्लिन की, एकेडमिक डिसिप्लिन की हिस्ट्री शॉर्ट है।
हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ये बहुत बड़ी है बेटा, ठीक है, लॉन्ग है। जबकि हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, समझे कि नहीं अंतर, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, लॉगस एंड सोसाइटस ये शॉर्ट है। अंतर समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आए एक भाई साहब निकल के बोले फटा पोस्टर और निकला हीरो, अगस्त कॉम्टे ने कॉइन किया टर्म सोशियोलॉजी साल 1839 में। उससे पहले सोशियोलॉजी नाम का कोई शब्द कोई जानता ही नहीं था, समझ गए। 200 साल से भी ज़्यादा जो है कम का इतिहास है इस सवाल इस सब्जेक्ट का। 2039 में इसको 200 साल होंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो 200 साल से भी कम की आप चीज़ें पढ़ रहे हो। तो वर्ड सोशियोलॉजी यहाँ पर सोसाइटस और लॉगस से आता है। टर्म जो सोशियोलॉजी है सबसे पहले यूज़ की, इन्होंने तो दे दी और दे के भूल गए ये, ठीक है, दे के ये भूल गए। इन्होंने, ये भाई साहब हैं जोसेफ इमैनुअल साइस, इन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया अपने आर्टिकल्स में। और इस तरीके से हम जो है सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं क्या, इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो अगस्त कॉम्टे ने जब इसको, मैम अगस्त कॉम्टे दे के भूल क्यों गए, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, क्यों भूल गए और क्यों किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको यूज़ कर लिया। कि मैंने अभी आपको बताया किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक उसका सब्जेक्ट मैटर और एक उसकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज। अगस्त कॉम्टे ने ये तो बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, आपको समाज के ऊपर अध्ययन करना है, करना चाहिए। इसको हम सोशियोलॉजी बोलेंगे, इसको हम समाज शास्त्र बोलेंगे। इन्होंने सब्जेक्ट मैटर तो दो दिया, ठीक है, लेकिन ये उसकी मेथोडोलॉजी कि हाउ टू स्टडी वो नहीं दे पाए, वो उतने अच्छे। और एक व्यक्ति ही थोड़ी ना देगा, फिर बहुत सारे लोग अलग अलग आके अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, अपनी अपनी थ्योरीज बताएंगे, फिर धीरे धीरे आपको मेथोडोलॉजीज जनरेट होंगी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी पढ़ोगे आप हर्बर्ट स्पेंसर की भी थ्योरी पढ़ोगे, आप डर्कहाइम की थ्योरी पढ़ोगे, आप मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ोगे। इन सब की थ्योरी क्या है, इन सब की थ्योरी ही बेटा साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज बनेंगी इस सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट मैटर तो हमें दे दिया हमारे काका जी ने, ठीक है, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। और इसके लिए इन्होंने बोला कि इसका डेवलपमेंट करो, इसके लिए आप प्रोग्राम चलाओ, इसके लिए आप पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, स्टडी करो, लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज उतनी नहीं दी, ठीक है। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे पढ़ोगे तुम, सोसाइटी को क्या पढ़ना है, पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए व्हाट टू स्टडी, ठीक है, व्हाट टू स्टडी। कि सोसाइटी एक वेब है आपके सोशल रिश्तों का, ठीक है। कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, तो वो जो अपने हैं, ठीक है, वो जो आपके रिलेशनशिप हैं, सोशल रिलेशनशिप, उनका बुना हुआ ताना बाना समाज बनाता है। जैसे अब मान लो अपने तो अपने होते में एक धर्मेंद्र जी हैं, एक किरण खेर जी हैं, इनके दो बच्चे हैं, एक सन्नी देओल हैं, एक बॉबी देओल हैं। सन्नी देओल की एक पत्नी है जो कि शिल्पा शेट्टी बनी थी, ठीक है, मूवी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको कैटरीना कैफ मिल जाएंगी एक रोल में। अब ये दो लड़कियाँ अलग अलग घर से हैं, इन दो लड़कियों के भी कुछ माँ बाप होंगे, यहाँ माँ बाप होंगे, ठीक है। इन माँ बाप का हो सकता है कोई और भी लड़का हो, कोई और भी लड़की हो, इनका रिश्ता इनसे भी है, उनकी भी कहीं ना कहीं शादी हो रखी होगी, इनका रिश्ता उनसे भी हो जाएगा, जीजा बन जाएंगे, साली बन जाएंगी, भाभी आ जाएगी, ये भी किसी दूसरे परिवार से हैं, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। इनका भी हो सकता है कि कोई भाई हो, बहन हो, ठीक है, मम्मी पापा के भाई बहन हो, चाचा चाची हो। ये सब लोग क्या बनाते हैं, इंट्रीगेटेड रिलेशनशिप, यही तो समाज बनाते हैं ना बेटा, इंट्रीगेटेड सोशल रिलेशनशिप्स। पता चलेगा एक दिन तुम किसी के घर गए, वो तुमसे अननोन था, उतना ज़्यादा जानते नहीं थे, फिर बातों बातों में तुम्हारी रिश्तेदारी निकल के आ गई। तो क्या है, यही तो समाज है, लोगों के इंटरएक्शंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। आपका इंटरेक्शन किससे कैसा है, इंटर रिलेशनशिप। अब कैटरीना कैफ का भी अगर कोई भाई होगा और शिल्पा शेट्टी का भी यहाँ पे कोई भाई होगा, तो ये दोनों एक ही परिवार से जुड़ गए कि नहीं जुड़े। वैसे मान लीजिए कैटरीना कैफ मान लीजिए लंदन से आई है और ये आई है लुधियाना से, समझे। तो ये है इंटर रिलेशनशिप और ये बनाता है सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके का है, इंडिविजुअल,
किसी के साथ में या किसी ग्रुप के साथ में, या आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके इंटरेक्शन कैसे हैं अमंग दी ह्यूमन बीइंग्स। तो सोशियोलॉजी इसी चीज़ की स्टडी है कि समाज में आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। अब ये मेरे तुम्हारे स्तर पे नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर पे की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के समाज की हम बात कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी एक साइंस है। साइंस क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में, आप इसको साइंस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि साइंस तो लॉजिकल होती है, ठीक है, साइंस तो लॉजिकल होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम जब सोशियोलॉजी एज अ साइंस करेंगे ना, तब इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि क्यों सोशियोलॉजी एक साइंस है और क्यों सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। अभी हम मान के चलते हैं कि ये एक साइंस है, क्योंकि कॉम्टे ने बोला कि ये एक साइंस है। ये एक साइंस है जो कि जुड़ी हुई है लोगों के साथ में, एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ में। आप उनके बिहेवियर को एनालाइज करोगे, आप उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हो, और इसी एक्सप्लेनेशन से आप सोशल फिनोमेना बता सकते हो कि हाँ समाज में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी की हमें गिनी चुनी 10-20 बातें हमें पता होती हैं। वो कैसे पता होती हैं? कि लोगों ने उसको एनालाइज किया है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो घर का जो सबसे बड़ा पुरुष होगा वहाँ उसके हाथ में सत्ता होगी। पुरुष की डेथ के बाद में सत्ता उससे मतलब उसके बेटे, बड़े बेटे के पास में जाएगी। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता है? ये हमें ऐसे पता है क्योंकि ये हमने एनालाइज किया है, ये हमने ऑब्जर्व किया है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मैम अभी तो आपने कहा था कि ये सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन है, अब आप कह रहे हो कि नहीं है। बेटा इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक एक्टिविटीज़ कैसे हैं, लोग कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से समाज में देखा जा रहा है। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि नॉर्वे का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इंडिया का नहीं है। ठीक है, नॉर्वे में क्यों मतलब लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, क्यों नॉर्वे की एजुकेशन इतनी अच्छी है, क्यों डेनमार्क फिनलैंड की एजुकेशन इतनी अच्छी हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़। आप पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर देश की अपनी पॉलिटिक्स है जो कि उस देश के समाज से बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। हमारे देश में हमारे देश का बंटवारा और हमारे देश का जन्म ही हुआ हिंदू और मुस्लिम के चलते। हिंदू वर्सेस मुस्लिम के चलते हुए हमारे देश का क्या हुआ? जन्म हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ। तो वो हमारे देश की, अब देखो जो चीज़ हमारी नींव में पड़ी हुई, जैसी आपकी नींव है वैसा ही तो आपका वृक्ष, जैसा दाना डालोगे वैसा ही तो वृक्ष आगे होगा। ये बचपन में सुना है ना। तो हमारा जन्म ही, हमारे देश का जन्म ही बंटवारे पर हुआ, धर्म के नाम पर हुआ। तो ये जो धर्म वाला कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे देश से कभी जा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? ये तो चलता ही रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, डिपेंड करता है कि किस तरीके की सरकार आपकी आई है। ये बात अब मेरे को समझ में आ गई है, आप लोग भी समझ लें। तो इन चीज़ों पे बहस करने से बढ़िया है कि भैया जिस चीज़ की उपज ही जैसे हुई है। अब बात करें आप अमेरिका की। अमेरिका में आज भी, अमेरिका क्यों आपका इसको क्या नाम है इसका भाई, कौन सा देश है छोटा सा, इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है? भैया इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका के अंदर जूस पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा जूस पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका में रहती है। तो अमेरिका में जूस पॉपुलेशन वैसे परसेंटेज में अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से भले ही कम हो, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर पे जूस जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो अमेरिका है। तो अमेरिका के अंदर आपको इजराइल, मतलब कोई भी आपकी पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे आपका रिपब्लिकन आ जाए, चाहे आपकी डेमोक्रेटिक आ जाए, कभी भी वो एंटी जूस नहीं होते। तो वो उनकी पॉलिटिक्स है, समझे कि नहीं? तो एक्टिविटीज़ ऐसे आ गई। तो जितने भी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इंसिडेंट्स, ठीक है, समाज के अंदर अगर कुछ हो रहा है इंसिडेंट, वो भी उसका अध्ययन है। जैसे कि आपको याद है एक तनिष्क का ऐड आया था, उसके ऊपर ना काफ़ी बवाल हो गया था तनिष्क के ऐड के ऊपर। ठीक है, वो उसमें दिखाया गया था कि कुछ भी, मतलब आपको पता तो होगा ही, अगर नहीं पता है तो तनिष्क ऐड कंट्रोवर्सी डाल के देख लेना। अब क्या है, ये एक इंसिडेंट हुआ, तो सोशियोलॉजी में इसको भी आपने जोड़ा किसी न किसी थ्योरी से, आगे हम वो देखेंगे। एंड ऑल्सो ऑफ देयर फॉर्म, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके के इंसिडेंट है। कहीं जो मतलब मिला जुला के आप ये कह सकते हो कि सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था देश के समाज को लीड करती है। देश के लोगों की जेब में पैसा होगा तो देश का समाज लीड किया जाएगा। तो ये चीज़ें समझ रहे हो कि, तो मिला जुला आप ये कह सकते हो कि इट इज दी सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस। सारी सोशल साइंसेस का मिला जुला के निचोड़ है समाजशास्त्र।
क्योंकि जितनी भी अदर सोशल साइंसेज है ना, वो किसकी वजह से हैं? इंसान की वजह से हैं। इंसान की वजह से और क्या है? इंसान की वजह से समाज है। तो जब समाज की वजह से बाकी सोशल साइंसेज हैं, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजी किसकी पढ़ोगे? जानवर की, इंसान की पढ़ोगे ना। तो सिंथेसिस है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, उन सारे के सारे सोशल साइंसेज का क्या है? सिंथेसिस है, निचोड़ है। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। इसके अलावा सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द होल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पूरे मानव समाज से जुड़ी हुई है, एंड नॉट विद द पार्ट्स, इसके किसी हिस्से से जुड़ी हुई नहीं है, पूरे मानव समाज से जुड़ी हुई है। इसीलिए पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, समाज शास्त्र के अलग अलग, समाज के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, लेकिन जब आप सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र पढ़ोगे तो सारे हिस्सों को मिला के पढ़ोगे। इट्स सेंट्रल कंसर्न क्या है? टू स्टडी द सोसाइटी एज अ इंटरकनेक्टेड होल, ठीक है, समाज को एज अ इंटरकनेक्टेड होल, पूर्ण समाज के अध्ययन को है, उनका इंटरकनेक्शन कैसे, वो सब है। तो सब्जेक्ट मैटर समझ में आ गया भैया, कॉम्टे ने क्या दिया था कि हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ने हैं सोशल इंटर रिलेशंस, हमको पढ़ने हैं सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटर रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शंस, मतलब वही सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस समाज शास्त्र में। तो कॉम्टे बाबा क्या दे के चले गए? सब्जेक्ट मैटर चले गए, ठीक है, ये काका से बाबा बन गए हैं, सब्जेक्ट मैटर हमें समझा के चले गए, लेकिन इसको पढ़ना क्या है? इट्स सब्जेक्ट मैटर इज अवर ओन बिहेवियर, मेरा तुम्हारा बिहेवियर भी क्या है? सोशियोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट मैटर है। मैटर मतलब कि इस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये भी समाज का ही क्या है? समाज का ही दर्शन है कि हमारा समाज कैसा है। कहते हैं ना कि एक बच्चा स्कूल में कैसा है, उससे सबसे, अगर मान लीजिए कोई बदतमीज़ है बच्चा, तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है। क्यों माँ बाप ने यही सिखाया है? ये क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, और सोशल बीइंग कहाँ से सीखता है? बिहेवियर कहाँ से सीखता है? अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है। और जब सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है तो सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे बिहेवियर एज अ सोशल बीइंग, कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, और वहाँ से लेके उसके बिहेवियर के साथ उसके इंटर रिलेशन। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसका बिहेवियर प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ एक ये व्यक्ति है, इसका इसके साथ क्या इंटरेक्शन है? ये व्यक्ति इसके साथ तो जुड़ा ही हुआ है, ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति फिर बहुत आगे आगे जुड़ा हुआ है, और इसी तरीके से मानव समाज को हम अध्ययन करेंगे। तो ये इसका भैया सब्जेक्ट मैटर है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटी, इंसान की सोशल लाइफ, उसके ग्रुप की सोशल लाइफ और उसकी सोसाइटी की स्टडी है। इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। अब पाँच छः डेफिनेशन है, ठीक है, ऊपर की 4 डेफिनेशन है, चारों में से कोई सी भी लिख देना तो जरूर, इसीलिए मैंने 4 डेफिनेशन दिए कि हर बच्चे का आंसर सेम ना हो। अगर 400 बच्चे भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर यहाँ पे, तो 100 मतलब अलग अलग डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है, मतलब अगर 100 बच्चे भी पढ़ेंगे तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग होंगी। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से उनका समाज ओरिजिन हुआ, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं, एंड मतलब जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो किस तरीके से हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है आपके समाज का, वो सब की स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर है। सोशियोलॉजी को आप कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटल सेगमेंट एज अ सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, या तो आप सोसाइटी के खुद की एंटिटी के बारे में, या फिर दूसरी सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। लाइकवाइज जैसे एक व्यक्ति है, इसका खुद का बिहेवियर प्लस ये दूसरों के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही एक समाज किसी दूसरे समाज के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। या फिर आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड द सोशल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, सोशल लाइफ का अध्ययन है, परिणाम, इनके परिवर्तन का अध्ययन है, वो परिवर्तन किन कारणों की वजह से हो रहे हैं उन कारणों का अध्ययन है, उन परिवर्तन की वजह से एक इंसान के बिहेवियर में क्या परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उनका अध्ययन है। चाहे आप कोई सी भी इसमें से डेफिनेशन लिखो, लेकिन ये सब में लिखना क्या कि सोशियोलॉजी, दस वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एक्टिविटीज एंड इंसिडेंट्स बट ऑल्सो ऑफ देयर फॉर्म, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है अवर ओन बिहेवियर एज अ सोशल बीइंग है। समझ में आई बात कि नहीं आई?
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सोशियोलॉजी और उसका सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको समझाया किस तरीके से ये आया है। चलो यहाँ पे और देख लेते हैं, ये भी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ सोसाइटी, अदर सोशल साइंसेस जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ठीक है। ऑल्सो स्टडी द सेम, ठीक है, वो भी ह्यूमन सोसाइटी को ही पढ़ती हैं लेकिन अपने अपने तरीके से। इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप मनी की चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में जो इतिहास में हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज क्या चल रहा है उसको नहीं करेंगे। लेकिन सोशियोलॉजी में आप सब पढ़ेंगे, बट देयर फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। इकोनॉमिक्स का फोकस अलग है, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, सबका अलग है, एंथ्रोपोलॉजी का अलग है, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन और इवोल्यूशन की बात करती है, तो सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल रिलेशनशिप ऑफ मैन विद मैन एंड सोशल इंटरेक्शन, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इट इज द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड द कंसर्न सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, दैट कंसर्न सोशियोलॉजिस्ट। तो ये ह्यूमन एक्शंस को ही आगे चल के सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्रियों ने क्या किया है, इनको एनालाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। इनका जो कंसर्न है वो सोशियोलॉजिस्ट इसलिए ही स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एक साइंस है, साइंस ऑफ सोशल रियलिटी, आप ये जरूर लिखेंगे। साइंस है कैसी, साइंस ऑफ सोशल रियलिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशियोलॉजी स्टडी करती है ये सारी चीज़ों की। अब हमको ये समझ में आ गया मैम कि दिस इज एविडेंट, बहुत सारे फिलोसोफर हमको बता के गए हैं, बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स हमको बता के गए हैं, बहुत सारे कानून बनाने वाले लोग हमको बता के गए हैं, ठीक है। ये हर समाज में होते हैं, ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, हर समाज में आपको ये मिलेंगे। और ये हमको बता के गए हैं कि समाज के अंदर लोगों का ये जो ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट क्या है, समाज में लोगों की एक विशेषता है, टू थिंक अबाउट अवर लाइफ, अपने बारे में सोचना, एंड अबाउट सोसाइटी, अपने समाज के बारे में सोचना, इज बाई नो मीन्स कन्फाइंड टू फिलोसफर्स एंड सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो है फिलोसफर और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के लिए क्या है, सब्जेक्ट मैटर बन जाती है। आज की डेट में हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। अब एवरीडे की जो भी चीज़ें हैं, जो हमारा कॉमन सेंस है, वो भी हमारी सोसाइटी का दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक गांव में एक व्यक्ति है जो कहता है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं नौकरी करने के लिए, वहीं एक दूसरा गांव है जो थोड़ा प्रोग्रेसिव गांव है, वहाँ पे कॉमन सेंस क्या है कि लड़कियां भी लड़कियों छोरों से कम नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये समाज हमको कॉमन सेंस देता है, जिस समाज में हम रहते हैं वैसा ही हमारा कॉमन सेंस होता है। और हाउएवर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हम देखते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, ठीक है, दैट सोशियोलॉजी इज अ डिसिप्लिन मेक्स अबाउट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दैट ऑफ फिलोसफर रिफ्लेक्शन एंड द कॉमन सेंस, कि फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन अलग हो सकता है कि अब अगर भालू आया है, ये मैं आपको कॉमन सेंस में बताऊंगी जब मैं कॉमन सेंस करा रहे होंगे आपको, कि हमको बोलते हैं कि भालू आ जाए ना तो सांस रोक के खड़े हो जाना चाहिए, भालू तुम्हें सूंघ के छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मान लो तुम तो सांस रोक, ये कॉमन सेंस है कि सांस रोक के खड़े हो जाओ, भालू तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ये सब ने हमको बताया है। लेकिन एक दिन हम जंगल में फंस गए और सामने हमारे भालू आ गया, उस दिन अब देखो भालू भी सोच के क्या है, भालू भूखा था, भालू ने बोला कि आज यार जिंदा इंसान नहीं मिल रहा तो मरे कोई खा लें। आप तो वैसे ही सांस रोक के खड़े थे, भालू आपको खा गया, उसी दिन आपका कॉमन सेंस धरा का धरा रह गया कि नहीं रह गया। तो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कॉमन सेंस से अलग है, ठीक है, ये फिलॉसफी से अलग है। यहाँ पे आप एनालाइज करते हो, समझे कि नहीं समझे। एक लड़के ने चोरी करी, आपको बस ये दिख रहा है कि हाँ चोरी करी, क्यों करी चोरी, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन यही होगा कि भाई मतलब ये चोर होगा, प्रवृत्ति से ही चोर है। हो सकता है कि उसके माँ बाप में से या कोई भी बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर हॉस्पिटल में हो, पढ़ा लिखा लड़का है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसको दवाई खरीद के लानी है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस के पीछे बहुत सारी अलग अलग जो है अलग भी सिचुएशन हो सकती हैं। तो ये भैया थ्योरी सोशियोलॉजी की मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन बताई हैं। इन डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशन थिंकर्स के द्वारा दी गई हैं। तो एमाइल डर्कहाइम कहते हैं साइंस, इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने बताया हुआ है। तो ये किसने कहा है, ये एमाइल डर्कहाइम ने कहा है, ठीक है। ये जो मैंने डील्स विद द सोशल ग्रुप, ये किसने कहा है, ये हैरी एम जॉनसन ने कहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ये किसने कहा है सोसाइटी की, ये किंग्सले डेविस ने कहा है। अगस्त कॉम्टे ने तो दी ही है, ठीक है, अलग से, कि इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट्स टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनकी इस डेफिनेशन पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है, चलो मान लिया, लेकिन ये कह रहे हैं इनवेरिएबल लॉज से है, वेरिएबल लॉज नहीं है,
ठीक है, यानी कि हर जगह के कायदे कानून अलग नहीं है, ये कुछ सेम सी ही बात कर रहे हैं कि हर किसी के व्यक्ति के सोशल इंटरेक्शन के पीछे एक ही कहानी होगी। लेकिन आगे चल के बहुत सारे सोशोलॉजिकल थिंकर्स ने इनकी इस थ्योरी को, इनवेरिएबल लॉज वाली को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट क्यों किया वो आगे अब पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तब समझ में आएगी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन लॉज का, इन नेचर को ही पढ़ने की इन्वेस्टिगेशन को हम सोशोलॉजी कहते हैं। इसके बाद और भी हैं, जैसे एक ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, बहुत सारे सोशोलॉजी मतलब जो भी समाजशास्त्री है वो अपने हिसाब से डेफिनेशन तो देगा ही। इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, ये कह रहे हैं स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। एक इंसान ठीक है, दुनिया भर के इंसानों के साथ, MAN और MEN, यानी कि इंडिविजुअल, बात वही है, इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेशनशिप की बात, सबकी बात वही है, बस अपना फ्लेवर अलग है। ठीक है, कि मेरी मम्मी तो फ्राइड इडली बस ऐसे साबुत इडली के ऊपर तड़का डाल के उसको फ्राइड इडली कह देती है, और कोई कह रहा है नहीं मेरी मम्मी जो है उसके 4 टुकड़े करती है और फ्राई करती है सब्जियों को और उसके अंदर ये 4 टुकड़े डालती है तब वो फ्राइड इडली बनती है वो इडली ही। ठीक है, हर किसी का बनाने का तरीका अलग है। तो एलेक्स इंकिल्स कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ सोशल एक्शंस एंड देयर इंटर रिलेशन। बात तो वही है। ठीक है, किसी की भी लिखे आओ 2-3 भारी भारी सी मार के आना एकदम। एक तो कॉम्टे की जरूर लिखना क्योंकि ये बाबा हैं, और बाबा के बाद जैसा भी आपसे सवाल पूछा गया है, अगर एक जनरल सवाल पूछा गया है, किसी और के नाम लेके नहीं बोला है, तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी कल शुरू करेंगे। आज मैंने आपको सोशल चेंज और सोशियोलॉजी क्या है, कैसे नाम आया, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताना मुझे कमेंट्स में, जो भी आपका ऐसा कमेंट होगा वो हम जरूर यहाँ पर देखेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी, और अब फिर से जो है अपना आंसर लिखने की कोशिश करना सोशल चेंज वाला। ठीक है बेटा, अभी आपकी और हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है, तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो भैया पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में पूछेंगे, साथ में टेलीग्राम में जो चैट बॉक्स है वहाँ पे भी आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। आपके कमेंट काउंट होते हैं, और काउंट कैसे होते हैं वो आप देख ही रहे हो कि जो भी कमेंट्स हैं मैं उनको ज़रूर से यहाँ पर अगली क्लास में ज़रूर लेते हूँ, बाद अलग से भी रिप्लाई करते हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बार बार कहने की मेरे को आदत नहीं है, एक बार शुरू में बोल दिया, एक बार लास्ट में बोल दिया। आपकी ये ड्यूटी है, कोई चीज़ आपको यदि एकदम फ्री मिल रही है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप ये चीज़ जो है ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ 350 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं, 51-52 लाइक्स हैं पहले लेक्चर पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो आप लोग देखो, कहाँ कमी आ रही है मेरे में या आप में। ठीक है, वो आप देखिए, बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब। ठीक है, तो मेरे को इन 51 बच्चों के लिए तो पढ़ाना है ही। ठीक है, चलो बाय, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले सेशन में।